इंडिया, प्राचीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति का देश, ने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। उनमें से 320 से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य अद्वितीय प्रगति और समृद्धि के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जिसे अक्सर भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यह युग भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जो कला और साहित्य से लेकर विज्ञान और गणित तक विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की विशेषता थी। तीसरी शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद महाराजा श्रीगुप्त द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य प्रमुखता से उभरा। गुप्तों ने अपने चतुर नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को एकीकृत किया, जिससे शांति और स्थिरता का शासन स्थापित हुआ, जिसने विकास और प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया। इस अवधि में भारतीय संस्कृति और बुद्धि का पुनरुत्थान हुआ, जिसने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। गुप्त अपने से पहले के कई साम्राज्यों के विपरीत केवल पाशविक बल से प्रभुत्व प्राप्त नहीं किया। वे कला, साहित्य और शिक्षा के संरक्षक थे, जो बुद्धिस्टिक जिज्ञासा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माहौल को बढ़ावा देते थे। इस युग में भव्य मंदिरों और मूर्तियों से लेकर परिष्कृत साहित्यिक कृतियों और वैज्ञानिक ग्रंथों तक विभिन्न रूपों में रचनात्मकता का विकास हुआ। यह निबंध गुप्त साम्राज्य के गौरवशाली काल में तल्लीन करता है, भारतीय समाज में इसके बहुआयामी योगदान और इसके अंतिम पतन के कारणों की पड़ताल करता है। गुप्त युग एक सुव्यवस्थित और समृद्ध समाज की विशेषता थी। जाति व्यवस्था जबकि प्रचलित थी, इस अवधि के दौरान अपेक्षाकृत लचीली थी। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सामाजिक गतिशीलता और अधिक संपर्क की अनुमति देती थी। कृषि, व्यापार और शिल्प पर अर्थव्यवस्था फली फूली, जिसमें विभिन्न व्यवसायों को विनियमित करने में गिल्ड ने प्रमुख भूमिका निभाई। एक अच्छी तरह से विकसित सिंचाई प्रणाली और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के कारण गुप्त काल के दौरान कृषि फली फूली। आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूमि राजस्व पर गुप्तों के ध्यान ने कृषि क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित की, जिसने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का गठन किया। पाटलिपुत्र, उज्जैन और मथुरा जैसे चहल पहल वाले शहरों के आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य करने के साथ व्यापार और वाणिज्य भी फला फूला। गुप्त साम्राज्य ने दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य सहित विदेशी भूमि के साथ व्यापक व्यापार संबंधों का आनंद लिया। वस्तुओं और विचारों के इस आदान प्रदान ने साम्राज्य के धन और सांस्कृतिक जीवंतता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्तों ने एक मानकीकृत स्वर्ण सिक्का प्रणाली जारी की, जिससे व्यापार को सुविधा मिली और साम्राज्य की आर्थिक नींव मजबूत हुई। गुप्त समाज का सामाजिक ताना बाना पारिवारिक मूल्यों पर जोर और पारंपरिक मानदंडों के सम्मान की विशेषता थी। शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा के केंद्र दूर दूर से छात्रों को आकर्षित करते थे। महिलाएं, जबकि आमतौर पर घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित थीं, ने पहले की अवधियों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च दर्जा का आनंद लिया। कुछ महिलाओं ने तो शिक्षा प्राप्त की और बुद्धिस्टिक गतिविधियों का पीछा किया। गुप्त युग के दौरान समग्र शांति और समृद्धि ने सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। गुप्त काल को अक्सर भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में रचनात्मकता का एक उल्लेखनीय फूल देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ जो आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती हैं। गुप्त कला अपनी शास्त्रीय भव्यता, जटिल विवरणों और आध्यात्मिक गहराई की विशेषता थी, जो उस समय के प्रचलित धार्मिक और दार्शनिक विचारों को दर्शाती है। भारतीय कला में गुप्त काल के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक मंदिर वास्तुकला की गुप्त शैली का विकास है। ये मंदिर अपने विशाल शिखरों, जटिल नक्काशी और विस्तृत मंडपों की विशेषता हिंदू मंदिर वास्तुकला के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगढ़, भीतरगांव और नचना कुठारा के मंदिर गुप्त स्थापत्य के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जो उस युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। गुप्त मूर्तिकला भी कलात्मक उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इस अवधि की मूर्तियां, जो अक्सर हिंदू देवताओं और पौराणिक दृश्यों को दर्शाती हैं, अपने सुंदर पोज, शांत भाव और उत्तम शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, गुप्त युगीन मूर्तियों और चित्रों के खजाने का घर इस काल की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है।
गुप्त युग के दौरान साहित्य का भी विकास हुआ। संस्कृत दरबारी और विद्वतापूर्ण प्रवचन की भाषा के रूप में उभरी। इस अवधि में शास्त्रीय संस्कृत साहित्य की कुछ महानतम कृतियों का निर्माण हुआ, जिनमें कालिदास के नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत और नीति कथाओं और लोक कथाओं का संग्रह पंचतंत्र का संकलन शामिल है। इन साहित्यिक कृतियों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि नैतिक मूल्यों को भी प्रदान किया। भारतीय साहित्यिक पर गुप्त युग न केवल कलात्मक और साहित्यिक प्रतिभा का काल था, बल्कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और गणितीय प्रगति का भी समय था। भारतीय गणितज्ञों और खगोलविदों ने इस अवधि के दौरान अभूतपूर्व खोजें की, जिससे भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति की नींव पड़ी। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक आर्यभट्ट गुप्त युग के दौरान रहे और उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट की महान कृति आर्यभट्टीय खगोल विज्ञान और गणित पर एक व्यापक ग्रंथ है। इस काम में उन्होंने अभूतपूर्व अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, जिसमें सूर्य और चंद्र ग्रहणों की व्याख्या, पाई की गणना 4 डेसिमल स्थानों तक और शून्य की अवधारणा का विकास शामिल है। आर्यभट्ट के काम ने खगोलीय पिंडों और उनके आंदोलनों की समझ में क्रांति ला दी, बाद के भारतीय खगोलविदों और गणितज्ञों को प्रभावित किया। गुप्त युग के एक अन्य उल्लेखनीय गणितज्ञ वराहमिहिर थे, जिन्होंने खगोल विज्ञान, ज्योतिष और जल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विश्वकोश संबंधी काम बृहत संहिता खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, कृषि और वास्तुकला सहित कई विषयों को कवर करता है। वराहमिहिर का काम गुप्त काल के दौरान मौजूद वैज्ञानिक ज्ञान के उन्नत स्तर को प्रदर्शित करता है। डेसिमल प्रणाली का आविष्कार, जो दुनिया के लिए प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, को अक्सर गुप्त युग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह क्रांतिकारी प्रणाली, जो 10 को अपने आधार के रूप में उपयोग करती है और स्थान मूल्य संकेतन को नियोजित करती है, ने गणितीय गणनाओं को सरल बनाया और बीजगणित और गणित की अन्य शाखाओं के विकास की नींव रखी। भाग 5, शिक्षा का शिखर, नालंदा और उससे आगे। गुप्त युग में शिक्षा का उत्कर्ष देखा गया। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्रों की स्थापना के साथ, जो साम्राज्य के सभी कोनों और उससे आगे के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करते थे। गुप्त काल के दौरान स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में उभरा, जो चीन, कोरिया और तिब्बत तक के छात्रों को आकर्षित करता था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जो दर्शन, तर्क, व्याकरण, खगोल विज्ञान और चिकित्सा सहित कई तरह के विषयों की पेशकश करता था। विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां थीं और उस समय के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित करता था। नालंदा ने संस्कृतियों और विचारों के पिघलने वाले बर्तन के रूप में कार्य किया, बुद्धिस्टिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया और ज्ञान की उन्नति में योगदान दिया। नालंदा के अलावा गुप्त काल के दौरान सीखने के अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में वल्लभी, विक्रमशिला और तक्षशिला शामिल थे। इन विश्वविद्यालयों ने ज्ञान के प्रसार, अनुसंधान को बढ़ावा देने और साम्राज्य के बुद्धिस्टिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त शासक शिक्षा के उत्साही संरक्षक थे। इन संस्थानों को समर्थन देने के लिए उदार अनुदान और बंदोबस्ती प्रदान करते थे। गुप्त काल के दौरान शिक्षा पर जोर देने से एक अत्यधिक साक्षर समाज का निर्माण हुआ, जिसमें ज्ञान समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त हो गया। इस बुद्धिस्टिक उथल पुथल ने कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे गुप्त युग भारतीय बुद्धि और रचनात्मकता के लिए एक स्वर्णिम युग बन गया। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग केवल अनुकूल परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, इसे दूरदर्शी और सक्षम शासकों के वंश द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित किया गया था। इन सम्राटों ने अपने राजनीतिक कौशल, सैन्य कौशल और कला और ज्ञान के संरक्षण के माध्यम से अभूतपूर्व शांति और समृद्धि के युग की नींव रखी। राजवंश के संस्थापक महाराजा श्रीगुप्त, जिन्होंने 3री शताब्दी के आसपास शासन किया, ने साम्राज्य की नींव रखी। उसने गंगा के मैदानों में कई छोटे राज्यों को एकजुट किया, अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक मजबूत शकाति का आधार स्थापित किया। उनके बेटे और उत्तराधिकारी घटोत्कच ने समेकन का काम जारी रखा, साम्राज्य के क्षेत्र और प्रभाव का और विस्तार किया। घटोत्कच के पुत्र
चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर चढ़े और गुप्त इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित हुए। रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य अभियानों के माध्यम से उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया, इसके भविष्य के प्रभुत्व के लिए आधार तैयार किया। शकातिशाली लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी कुमारदेवी से उनका विवाह कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने बहुमूल्य गठबंधनों और संसाधनों को हासिल किया। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन ने गुप्त साम्राज्य के एक क्षेत्रीय शकाति से एक दुर्जय साम्राज्य में परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो एक सर्वोपरि सॉवरेन के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता है। सक्षम शासकों के इस वंश ने गुप्त साम्राज्य के उत्थान को प्रमुखता से सुनिश्चित किया। अपने क्षेत्र का रणनीतिक रूप से विस्तार करते हुए आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की उनकी क्षमता ने एक विशाल और समृद्ध क्षेत्र का निर्माण किया, जो संस्कृति, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें अक्सर विक्रमादित्य कहा जाता है, गुप्त वंश के सबसे शानदार शासक के रूप में सामने आते हैं। चौथी शताब्दी के आसपास सिंहासन पर बैठते हुए उन्होंने एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसे व्यापक रूप से गुप्त साम्राज्य का चरम माना जाता है। सैन्य विजय, कूटनीतिक जीत और अद्वितीय सांस्कृतिक उत्कर्ष की विशेषता वाले उनके शासन ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य अभियान रणनीतिक प्रतिभा और निर्णायक जीत से चिह्नित थे। उन्होंने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया, जिससे उनके सदियों पुराने शासन का अंत हो गया और गुप्त साम्राज्य में गुजरात के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को जोड़ दिया गया। इस जीत ने न केवल साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि इसकी पश्चिमी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और रोमन साम्राज्य के साथ आकर्षक समुद्री व्यापार मार्ग खोल दिए। सैन्य विजयों से परे चंद्रगुप्त द्वितीय एक चतुर राजनयिक भी थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, गठबंधन बनाए और साम्राज्य के भीतर शांति और स्थिरता सुनिश्चित की। उनका दरबार बुद्धिस्टिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया, जो दूर दूर से विद्वानों, कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को आकर्षित करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त कला, साहित्य और शिक्षा के शिखर का पर्याय है। माना जाता है कि भारत के शेक्सपियर माने जाने वाले महान संस्कृत कवि कालिदास उनके दरबार में ही फले फूले थे। अजंता की गुफाएं, जिनकी उत्कृष्ट भित्ति चित्र बुद्ध के जीवन और समय को दर्शाती हैं, को उनके शासनकाल के दौरान भी संरक्षण दिया गया था। कला और विज्ञान के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के अटूट समर्थन ने रचनात्मकता और बुद्धिस्टिक अन्वेषण के माहौल को बढ़ावा दिया, जिसने भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। गुप्त साम्राज्य अपने गौरवशाली शासन के बावजूद पतन की ताकतों से अछूता नहीं था, जिसके कारण अंततः इसका पतन हुआ। आंतरिक कमजोरियों और बाहरी दबावों के संयोजन ने धीरे धीरे साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया, जिससे इसके अंतिम विखंडन और पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गुप्त पतन में योगदान करने वाले प्राथमिक कारकों में से एक हूण आक्रमणों का बढ़ता दबाव था। हूण मध्य एशिया का एक खानाबदोश समूह साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं के लिए लगातार खतरा पैदा करता था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने शुरुआती हूण आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। बाद के शासकों ने उनकी प्रगति को रोकना मुश्किल पाया। लगातार सैन्य जुड़ाव ने साम्राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया और इसके बचाव को कमजोर कर दिया। आंतरिक कलह और कमजोर उत्तराधिकारियों ने भी साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य उत्तराधिकार विवादों और आंतरिक विद्रोहों से ग्रस्त था। कमजोर और अप्रभावी शासक साम्राज्य की एकता और ताकत बनाए रखने में असमर्थ स्थानीय शासकों और सामंतों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने की अनुमति देते हैं, जिससे साम्राज्य का और विखंडन होता है। गुप्त अर्थव्यवस्था, जो व्यापार और कृषि पर फली फूली थी, का भी पतन शुरू हो गया। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट, हूण आक्रमणों के कारण होने वाले व्यवधानों के साथ साम्राज्य के राजस्व और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। भूमि राजस्व पर अत्यधिक निर्भरता और किसानों पर बढ़ते कर के बोझ ने सामाजिक अशांति को जन्म दिया और साम्राज्य के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया। गुप्त साम्राज्य हालांकि 6ठी शताब्दी ईस्वी में इसका अंत हो गया, लेकिन भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी।
इस युग की उपलब्धियां, जिन्हें अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करना जारी रखा। गुप्तों की विरासत को कला, साहित्य, विज्ञान और शासन के क्षेत्र में देखा जा सकता है, जो सदियों से भारत के सांस्कृतिक और बुद्धिस्टिक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। गुप्त काल में कला, वास्तुकला और डेसिमल प्रणाली का आविष्कार, आर्यभट्ट का खगोलीय ग्रंथ और वराहमिहिर का विश्वकोश संबंधी कार्य वैज्ञानिक स्वभाव के कुछ उदाहरण हैं, जो गुप्त युग की विशेषता थी। गुप्तों की कुशल प्रशासनिक प्रणाली, व्यापार और वाणिज्य के प्रति उनके संरक्षण और शिक्षा पर उनके ध्यान ने एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव रखी। गुप्त काल के दौरान विकसित एक केंद्रीकृत सरकार, एक मानकीकृत सिक्का प्रणाली और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बुनियादी ढांचा बाद के भारतीय साम्राज्यों और राज्यों को प्रभावित किया। गुप्त साम्राज्य, हालांकि यह अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए अस्तित्व में था, भारत के सांस्कृतिक, बुद्धिस्टिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। इस युग की उपलब्धियां भारत की पहचान को प्रेरित और आकार देती रहती हैं, जिससे यह राष्ट्र के समृद्ध और जीवंत इतिहास में एक निर्णायक अध्याय बन जाता है।